मेरे बेटे का नीट का एग्जाम था। एग्जामिनेशन सेंटर मेरे घर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर शास्त्री नगर के एक स्कूल में पड़ा था। मैंने अपने हस्बैंड मोहन से कहा कि वो रोहित के साथ चले जाएं, लेकिन उनके पास समय नहीं था तो रोहित के साथ मैं ही निकल गई। 12 बजे बच्चों की एंट्री हो गई। वहाँ मुझे शाम 5 बजे तक रोहित के बाहर निकलने का इंतजार करना था। इसीलिए मैं करीब के एक पार्क की ओर बढ़ी ही थी कि मेरी नजर ममता पर पड़ी, जो एक कार से उतरी और पार्क के बगल वाली गली के अंदर चली गई। मैं उसके पीछे पीछे गई तो गली में आगे चलकर एक फ्लैट में दाखिल हो गई। मैं वहाँ से वापिस आ गई और पार्क में बैठकर अपने बेटे का इंतजार करने लगी। मैं ममता के बारे में सोच रही थी कि वो देखने में किसी अच्छे घर की लड़की लगती है, फिर वो गलत धंधों में कैसे पड़ गई। ममता के बारे में मेरी यह सोच बेबुनियाद नहीं थी। ममता मेरे घर के बिल्कुल सामने वाले फ्लैट में अकेले रहती थी और उसके बारे में आसपास के सभी लोगों का यही मानना था कि वो गलत धंधे में है। आज मैंने उसे अपनी आंखों से एक फ्लैट के अंदर जाते हुए देखा तो मेरा शक यकीन में बदल गया। मेरे बेटे का एग्जाम खत्म होने तक मैं पार्क में बैठी रही और पार्क के सामने वाले फ्लैट से ममता के बाहर निकलने का इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आई। एग्जाम खत्म हुआ और मैं अपने बेटे रोहित को लेकर गौतम नगर अपने घर आ गई। रात को जब मेरी नजर ममता के फ्लैट पर पड़ी तो वहाँ लाइट जल रही थी। मैं समझ गई कि ममता घर आ गई है। ममता का फ्लैट 2nd फ्लोर पर था और मेरा फ्लैट ममता के बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पर ही था। जब ममता की खिड़की खुली होती तो उसका बेडरूम मेरे बेडरूम की खिड़की से बिल्कुल साफ नजर आता। अक्सर मैं अपने कमरे की खिड़की से ममता को देखती, जो अपने किसी ग्राहक के साथ नजर आती। अगर ममता अपनी खिड़की बंद भी कर लेती तो भी उसके कमरे के उजाले में मैं उसकी हरकतों को अपने बेडरूम से देख सकती। आज भी उसकी खिड़की खुली तो मैंने अपने बेडरूम की लाइटें बंद की और हमेशा की तरह चाय का कप अपने हाथों में लिए अपनी खिड़की के पास कुर्सी लगाकर बैठ गई। उसके बेडरूम की खिड़की बंद होने से पहले तक वो उन्हीं कपड़ों में थी जिन कपड़ों में मैंने उसे शास्त्री नगर पार्क के पास एक फ्लैट के अंदर जाते हुए देखा था। तभी मुझे एक आदमी नजर आया। उसने ममता को बाहों में भर लिया और ममता ने अपने कमरे की खिड़कियों को बंद कर लिया। काफी देर तक मैं अपनी खिड़की से ममता के फ्लैट पर नजर गड़ाए रही, लेकिन कुछ देर बाद ही उसके कमरे की लाइटें बंद हो गई और मुझे लगा कि अब शो खत्म हो गया। मेरे सामने चल रहे लाइव शो के खत्म होते ही मैं रात के खाने की तैयारी करने किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड भी अपनी ड्यूटी से घर लौट आए और मैं उन्हें और रोहित को खाना खिलाने में बिजी हो गई। कुछ दिनों बाद जब नीट का रिजल्ट आया तो मेरा बेटा रोहित बहुत दुखी हुआ। रोहित ने बहुत अच्छी तैयारी की थी, लेकिन उसका रिजल्ट खराब था। पढ़ने में रोहित दूसरे बच्चों से कहीं ज्यादा बेहतर था। 12वीं में तो रोहित ने अपने स्कूल में टॉप किया था, लेकिन नीट के एग्जाम में वह अपनी काबिलियत नहीं दिखा पाया, जिसकी वजह से वह उदास नजर आने लगा। अपने इकलौते बेटे को उदास देखकर मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अगले दिन सुबह जब मोहन ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे थे तब मैं नाश्ता लेकर उनके पास गई और बोली, रोहित को कुछ दिनों के लिए कहीं घुमा लाते हैं, जिससे उसका स्ट्रेस थोड़ा कम होगा और इसी बहाने हम लोगों का एक छोटा सा टूर भी हो जाएगा। मोहन ने कहा, ठीक है, मैं आज ही ऑफिस पहुंचकर 1 सप्ताह की छुट्टी ले लेता हूं। दोपहर के वक्त मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी कि मोहन का कॉल आया और उन्होंने कहा, पूजा, 1 सप्ताह की छुट्टियां मिल गई हैं। अब तुम बताओ कि कहाँ की रिजर्वेशन करवाऊं। मैंने कहा, शिमला जाना कैसा रहेगा मोहन? मोहन ने कहा, ठीक है, तो हम लोग शिमला ही चल रहे हैं, वो भी कल ही। मैं शिमला की रिजर्वेशन करवा कर तुम्हें सेंड कर रहा हूँ, तैयारी शुरू कर दो। अगले दिन दोपहर की ट्रेन थी। यह जानकर मेरा बेटा रोहित भी बहुत खुश हुआ। हम दोनों माँ बेटे शिमला जाने की तैयारियों में लग गए। मैं बहुत खुश थी क्योंकि पूरे 20 साल बाद मुझे शिमला जाने का दोबारा मौका मिला था। तब भी हम 3 ही लोग थे, मैं, मेरा बॉयफ्रेंड विकास और रोहित। हालांकि उस वक्त रोहित मेरे पेट में था। शिमला की वादियों में विकास की बहुत सी यादें गुम थी, जिन्हें फिर से सहेजने का मौका मुझे 20 साल बाद
मिलने वाला था। रात के 8 बज रहे थे। मैं खाना बनाकर मोहन का इंतजार कर रही थी। तभी मेरी नजर ममता के फ्लैट पर पड़ी, जिसकी लाइटें अभी ऑन हुई थी और खिड़की भी अभी खुली थी। इसका मतलब ये था कि ममता अभी अभी घर में दाखिल हुई थी। मैं बेडरूम की खिड़की से ममता के घर को निहारने बैठ गई। उसकी खिड़की खुली हुई थी और मुझे ममता भी सामने ही नजर आ रही थी। तभी मुझे ममता के रूम में एक आदमी नजर आया। दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं लग रहा था। थोड़े ही देर में मुझे ऐसा लगा जैसे किसी बात पर दोनों की बहस हो रही थी। तभी ममता ने अपनी खिड़की बंद की, लेकिन उसके कमरे की लाइटें काफी देर तक जलती रही। उसकी खिड़की बंद होने के बाद जब तक उसकी लाइटें जलती रही तब तक मैं अपनी खिड़की से उसके बेडरूम की ओर नजरें गड़ाई हुई थी। खिड़की बंद होने के कुछ देर बाद ही मुझे कमरे की लाइट में दिख रही परछाइयां हाथापाई करती हुई नजर आई और अगले ही पल में मुझे एक चीख सुनाई दी और इस चीख के बाद इसके कमरे की लाइटें भी बंद हो गई। ममता के घर के अंदर का सीन देखकर इस बार मैं घबरा गई थी। मुझे लगा कि शिमला से वापस आते ही मैं मोहन से कहकर यहाँ से कहीं दूर घर लेने के लिए बोल दूंगी। जिस जगह ममता जैसी गंदी औरत रहती हो उस जगह मैं नहीं रह सकती। कल को मेरे बेटे की शादी होगी, पड़ोस इतना गंदा होगा तो उसकी फैमिली पर क्या असर होगा। मैं अगले 1 घंटे तक सिर पर हाथ रखे यह सब सोचती रही। तभी मेरे हस्बैंड मोहन भी आ गए और बोले कि ऑफिस में ज्यादा काम होने की वजह से उनके सिर में तेज दर्द है, इसीलिए वो रात का खाना नहीं खाएंगे। मैंने मोहन को सर दर्द की दवाई दी, जिसे खाकर वो बेडरूम में जाकर सो गए। मोहन के सो जाने के बाद हम दोनों माँ बेटे रात के खाने में बिजी हो गए। खाने के दौरान हम दोनों की बातें चलती रही। शिमला में क्या क्या करेंगे इसकी प्लानिंग करते करते रात के 11 बज चुके थे। रोहित अपने कमरे में सोने चला गया और मैं मोहन के पास आकर लेट गई। मोहन सो चुके थे लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं रात भर ममता के बारे में ही सोचती रह गई। ममता के सामने वाले फ्लैट में रहने से अब मुझे खतरा महसूस होने लगा था। मैंने सोचा कि मैं यह सब अभी मोहन को बता दूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगले ही दिन हम लोगों को शिमला के लिए निकलना है, इसीलिए मोहन को बेकार की टेंशन देना भी ठीक नहीं है। रात में देर तक जगने की वजह से सुबह उठने में थोड़ा लेट हो गई और उठते ही शिमला जाने की तैयारियों में लग गई। थोड़ी देर बाद मैं रोहित और मोहन के लिए सुबह का नाश्ता तैयार करने किचन में थी कि दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस की वर्दी में खड़े एक आदमी को देख मैं घबरा गई। तभी वो बोला, आप ममता को जानती हैं? ममता का नाम सुनते ही मैं चौंक गई थी। दरवाजे की डोर बेल से मेरे पति मोहन भी जग गए थे और जब उन्होंने सुना कि दरवाजे पर मैं किसी पुलिस कर्मी से बातें कर रही हूँ तो वो भी आ गए और उन्होंने उससे पूछा, कौन ममता? आप किस ममता की बातें कर रहे हैं? वो बोला, आपके सामने वाले फ्लैट में एक खूबसूरत लड़की रहती थी, मैं उसी की बातें कर रहा हूँ। मोहन ने कहा, हमारा और सामने वाला फ्लैट एक ही बिल्डर का है और इसीलिए दोनों का एड्रेस लगभग एक जैसा ही है। ममता का एड्रेस हाथों में लिए कई बार लोग हमारे घर का डोर बेल बजा देते हैं। ममता को बस मैं इतना ही जानता हूँ। आप यह बताएं कि आप हमसे ममता के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो बोला, कल रात 9-10 बजे के बीच ममता ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ममता के फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी उसकी नौकरानी सुंदरी के पास रहती है। सुबह सुबह झाड़ू पोछा करने जब सुंदरी ममता के फ्लैट के अंदर दाखिल हुई तो अपनी मालकिन को पंखे से लटकती देख उसकी चीखें निकल गई और उसने पुलिस को कॉल कर दिया। आप लोग ममता के पड़ोसी हैं, इसीलिए आप लोगों से पूछताछ करना जरूरी था। शायद आप लोग ममता के बारे में कुछ जानते हो। मोहन बोले, हम लोग ममता के बारे में जितना जानते थे आपको बता दिया। पुलिस वाले ने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ। आप लोगों को ममता के बारे में कुछ भी याद आए तो यह मेरा नंबर है, इस पर कॉल कर मुझे इत्तला कर दीजिएगा। पुलिस वाला जा चुका था लेकिन हम दोनों पति पत्नी के होश उड़ चुके थे। घर से बाहर निकले तो देखा कि ममता के फ्लैट के आसपास लोगों की भीड़ जमा है। ममता के बारे में
लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। मनीषा आंटी को भी भीड़ में देखकर मैं उनकी करीब चली गई। मुझे देखते ही वो बोल पड़ी, जैसी करनी वैसी भरनी, न जाने कितने मर्दों के साथ रोज सोती थी ये औरत। आखिर में उसे क्या हासिल हुआ? जिस्म बेचकर कोई सुकून नहीं खरीद सकता, ऐसे लोग बेमौत ही मारे जाते हैं। पड़ोस में इतनी बड़ी वारदात होने के वजह से मेरा शिमला जाना मुश्किल लग रहा था। मैं घर आकर सिर पर हाथ धरे ममता के बारे में सोचने लगी। कल रात को जो मैंने देखा, क्या मुझे मोहन को सब कुछ बता देना चाहिए? फिर मुझे लगा कि 20 साल बाद तो शिमला जाने का मौका मिला है, यह सब बताकर मैं क्यों बेवजह सरदर्दी मोल लूं? ममता को उसके कुकर्मों की सजा आज नहीं तो कल मिलनी ही थी। उसकी वजह से मैं अपना टूर क्यों बर्बाद करूं? तभी मोहन मेरे करीब आए और बोले, पूजा क्या करें बताओ, पड़ोस में इतनी बड़ी वारदात हो गई है, ऐसे में क्या हमारा शिमला जाना ठीक रहेगा? मैंने कहा, उस वारदात से हमारा क्या लेना देना मोहन? ममता कोई अच्छी लड़की नहीं थी, ना जाने उसने कितनों का घर बिगाड़ा होगा, उसे तो मरना ही था, उसके लिए हम क्यों टेंशन ले? रोज ही न जाने ऐसी कितनी ही वारदातें होती हैं, तो क्या हम जीना छोड़ दें? सामान तैयार है, तुम स्टेशन तक के लिए कैब बुक कर लो, हम निकलते हैं। मेरे इस बात पर मोहन थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए, फिर मेरे करीब आकर बैठ गए और बोले, वो औरत कैसी भी थी, लेकिन थी तो हमारी पड़ोसी ही ना। इंसानियत भी कोई चीज होती है पूजा, हम एक दिन बाद भी तो शिमला जा सकते हैं। मैंने सप्ताह भर की छुट्टी ली है, आज हम शिमला का ट्रिप कैंसिल कर देते हैं और मैं कल के लिए रिजर्वेशन करवा लेता हूँ। मैं तो शिमला जाने के लिए बेताब बैठी थी, लेकिन मेरे पति की बात भी सही थी, एक दिन रुक जाने में कोई बुराई नहीं थी। मैं घर के जरूरी काम निपटाकर ममता के फ्लैट की ओर गई तो पता चला कि पुलिस उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जा चुकी है और उसका फ्लैट सील कर दिया गया है। यह सब जानकारी लेकर मैं अपने घर लौट आई। शाम को मेरे घर की घंटी बजी तो मोहन ने दरवाजा खोला। वही पुलिस वाला दोबारा सामने खड़ा था। उसने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मोहन ने उसे अंदर बुला लिया और मुझे चाय बना लाने का इशारा किया तो मैं किचन की ओर बढ़ गई और 2 लोगों की चाय चढ़ाकर वापस लौट आई। पुलिस वाले ने कहा, मेरा नाम अशोक है और इस केस की जांच मैं ही कर रहा हूँ। हमने इस गली में लगे कुल 4 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की। ममता के फ्लैट में कुल 4 फ्लोर हैं और ममता सेकेंड फ्लोर पर रहती थी। शुरुआती जांच में हमने देखा कि रात 9 बजे के करीब ममता अपनी बिल्डिंग में दाखिल हुई। उसके बिल्डिंग में दाखिल होने के कुछ समय पहले और कुछ समय बाद में भी कई लोग बिल्डिंग में दाखिल हुए। बिल्डिंग के चारों फ्लोर पर रहने वाले सभी लोगों से हमने उन लोगों की पहचान करवाई तो ऐसा कोई व्यक्ति हमें सीसीटीवी फुटेज में नहीं मिल पाया जो संदिग्ध हो। इसीलिए अभी तक के जांच में यही नजर आ रहा है कि ममता ने सुसाइड किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शुरुआती जांच में भी यही बात निकल कर आई कि उसने अपनी मर्जी से सुसाइड किया है, लेकिन ममता के कमरे से हमें कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। ममता के घर से 2 अलग अलग आदमियों के पैरों के निशान मिले हैं, जिससे यह मामला पेचीदा हो गया है। मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ कि जब मैंने ममता के बेडरूम की खिड़की से बाहर झांका तो मुझे बिल्कुल सामने आपका फ्लैट नजर आया। अगर रात में उसके घर कोई आया और उसने ममता की हत्या की तो आपके घर तक उसके चीखने की आवाज भी जरूर आई होगी, या अगर उस वक्त आपकी खिड़की खुली होगी तो शायद आप लोगों ने कुछ तो जरूर ही देखा होगा। इंस्पेक्टर अशोक की इन बातों को सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने रात वाली बात अब तक अपने हस्बैंड को नहीं बताई थी। अगर अब मैं वो बातें इंस्पेक्टर को बताती तो मोहन को शायद अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने रात की वारदात पर खामोश रहना ही ठीक समझा। तभी मेरे पति ने इंस्पेक्टर से कहा, कल रात को मैं खुद 10 बजे ड्यूटी से घर पहुंचा हूं। मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसीलिए घर आते ही मैं सो गया और सुबह जब आपने दरवाजे की बेल बजाई तब मेरी नींद खुली
बोली। मैंने ना तो कोई चीख सुनी और ना ही मैंने खिड़की से बाहर झांकने की ही कोशिश की। इंस्पेक्टर ने मेरी ओर देखा और पूछा, बहन जी ये तो घर में नहीं थे, आपने या आपके बेटे ने ऐसा कुछ देखा सुना हो? मैंने झट से कहा, नहीं मैंने तो कुछ नहीं देखा और मेरा बेटा उस वक्त अपने रूम में बैठकर पढ़ रहा था, इसीलिए उसने ऐसा कुछ नहीं देखा न सुना। इंस्पेक्टर ने जब मेरी ओर देखा तो मैं तभी घबरा गई थी। उसका सवाल सुनकर तो मैं और भी ज्यादा बेचैन हो गई। मैंने अपने चेहरे की बेचैनी को छुपाने की भरसक कोशिश भी की, लेकिन मैं कोई सातिर अपराधी तो थी नहीं, इसलिए इंस्पेक्टर ने मेरी घबराहट को महसूस कर लिया और बोला, क्या मैं वो कमरा देख सकता हूँ जिसकी खिड़की ममता के फ्लैट से नजर आती है? इंस्पेक्टर को लेकर मोहन बेडरूम की ओर बढ़ गए, लेकिन मेरे पसीने छूटने शुरू हो चुके थे। इंस्पेक्टर ने पूरे घर का जायजा लिया और फिर आकर सोफे पर बैठ गया। मैं ये भी भूल चुकी थी कि मैंने किचन में चाय चढ़ाई हुई है। जब चाय जलने की महक मोहन के नाक तक पहुँची तो उन्होंने मुझसे कहा, पूजा चाय लेकर आओ। चाय की एक चुस्की लेकर इंस्पेक्टर ने कप टेबल पर रख दिया और बोला, क्या मैं तुम्हारे लड़के से कुछ पूछताछ कर सकता हूँ? मोहन ने कहा, देखिए सर, जितना हम जानते थे आपको बता चुके, अब इस मामले में मेरे बेटे को मत घसीटिए। वो स्टूडेंट है और नीट का उसका रिजल्ट खराब आने से वो थोड़ा स्ट्रेस में भी है। आपकी बातों से वो घबरा जाएगा। उसके स्ट्रेस को दूर करने के लिए ही हमें आज शिमला के लिए निकलना था, लेकिन पड़ोस में हुई वारदात की वजह से हम लोगों ने आज का ट्रिप कैंसिल कर दिया। इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग कल शिमला के लिए निकल जाइए और अपना नंबर मुझे दे दीजिए ताकि कोई जरूरत हो तो मैं आपसे बात कर सकूं। इंस्पेक्टर के जाने के बाद पूरे दिन मैं टेंशन में रही। मोहन ने मुझे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन इंस्पेक्टर की बातों से मुझे एक अनजान सा डर सताने लगा था। ममता के रूम में एक आदमी को मैंने अपनी आंखों से देखा था। मुझे यकीन था कि इसी आदमी ने ममता को मारकर फांसी पर लटका दिया होगा, जिसे पुलिस आत्महत्या समझ रही है। दरअसल ये हत्या का मामला था और इस हत्या की चश्मदीद गवाह मैं खुद थी। अगर मैं पुलिस को सब कुछ बता दूं तो हो सकता है कि कातिल जल्द पकड़ा जाए, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। अब अगर मैंने अपना बयान बदला तो मैं मोहन की नजर में भी गिर जाऊंगी। यह सोचकर मैंने तय कर लिया कि किसी भी सूरत में मैं अब किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अगले दिन हम लोग शिमला के लिए निकल पड़े। शिमला पहुँचे तो रात हो चुकी थी। ट्रेन से उतरने के बाद हम लोगों ने टैक्सी पकड़ी और शिमला मार्केट की ओर चल दिए। वहाँ पहुँची तो सामने ही शिमला कॉटेज नजर आ गया, जो पिछले 20 सालों में ज्यादा नहीं बदला था। मैंने मोहन से कहा कि हमारे ठहरने के लिए यह होटल अच्छा रहेगा, तो मोहन भी मेरी बात मानकर शिमला कॉटेज की ओर बढ़ गए। होटल महंगा होने के कारण मोहन ने हम 3 लोगों के लिए एक ही रूम बुक किया और यह संयोग था या मेरी मोहब्बत की ताकत थी कि हमें कमरा नंबर 112 मिल गया था। इस कमरे से मेरी यादें जुड़ी हुई थी, इसीलिए कमरे के अंदर पहुंचते ही मेरे दिल को बेहद सुकून मिला। मेरा बेटा रोहित भी कमरे में आकर राहत महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रोहित के लिए यह कमरा नया नहीं हो, लेकिन मैं जानती थी कि रोहित पिछली बार जब इस कमरे में आया था तब वो मेरे पेट में था और मैं अपने प्रेमी विकास के साथ यहाँ आई थी। शिमला कॉटेज के रूम नंबर 112 में इस वक्त हम 3 लोग थे। खाना खाकर कल की टूर की पूरी प्लानिंग के बाद दोनों बाप बेटे पलंग पर लेट गए और मैं एक गद्दा और रजाई लेकर जमीन पर लेट गई और 20 साल पुरानी यादों में खो गई। तब मैं लखनऊ में अपने घर रहती थी और कोचिंग के लिए आलमबाग जाया करती थी। वहीं मुझे विकास मिला जो मेरी ही कोचिंग में पढ़ाता था। मैं विकास से बहुत प्यार करने लगी थी, लेकिन मैं जानती थी कि विकास से शादी करना हम दोनों के लिए बेहद मुश्किल फैसला साबित होने वाला था। विकास पहले से शादीशुदा था। इधर जब मेरे घर वालों को शादीशुदा विकास से मेरी नजदीकियों के बारे में पता चला तो उन्होंने मेरी कोचिंग छुड़वा दी। विकास मेरे घर से काफी दूरी पर रहता था, इसीलिए कोचिंग छूटने के बाद बड़ी मुश्किल से हमारी मुलाकातें हो पाती थी। घर वालों ने मोहन से मेरी शादी करने का मन बना लिया, तो मोहन भी लखनऊ में किराए पे रहकर अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था। मोहन बेहद संपन्न परिवार का
लड़का था, इसीलिए मेरे घर वालों ने मोहन को मेरे घर में कमरा दे दिया ताकि मैं और मोहन एक दूसरे के करीब आ जाएं। मेरे पापा का यह आइडिया कामयाब हो गया क्योंकि मोहन भी काफी हैंडसम और अच्छा लड़का था। मैं पढ़ाई के बहाने जब भी मोहन के रूम में जाती मेरे घर वाले खुश होते, लेकिन मेरे आलमबाग जाने की बात सुनते ही मेरी मम्मी और पापा बेहद गुस्सा हो जाते। फिर भी मैं किसी न किसी बहाने विकास से भी मिलती रही। एक दिन मैं अपने घर की छत पर मोहन के रूम में थी। इसी बीच मोहन ने मुझे किस किया और फिर हम दोनों के बीच वह सब कुछ हो गया जिससे मैं अब तक बचती हुई आ रही थी। मोहन के रूम से लौटने के बाद मैं अपने कमरे में गई और रोने लगी। मुझे ऐसा लगा कि मैंने विकास के साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया। अगर मैं विकास से सच्चा प्यार करती हूँ तो फिर मोहन के साथ वो सब क्यों? मैं विकास के साथ जब भी मिलती तो गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करती ताकि मैं प्रेगनेंसी से बच पाऊँ, और मोहन के साथ वो सब होने के बाद भी मैंने तुरंत अपने पलंग के अंदर छुपाई हुई गोलियां निकाली और 2 गोली एक साथ गटक गई। इस घटना के 20 दिन बीत गए। इस बीच मैंने मोहन से दूरी बनाए रखी। मोहन भी उस दिन की घटना से बेहद शर्मिंदा था, इसीलिए वो भी मुझसे नजरें चुराने की कोशिश में लगा रहा। एक दिन मैं घर से बहाना बनाकर निकली और सीधे विकास के पास चली गई। तब विकास मुझे साथ लेकर अपने एक स्टूडेंट के रूम में पहुंचा। इस रूम में विकास और मेरे अलावा कोई और न था। पूरे दिन हम दोनों उस कमरे में रहे। इस बीच हम दोनों के बीच वो सब कुछ हुआ। मैं शाम को घर लौटी तो पता चला कि मोहन अपने गांव चला गया। मुझे अब मोहन की कोई परवाह भी नहीं थी। मैंने तय कर लिया था कि मैं मोहन से नहीं बल्कि विकास से शादी करूंगी। मोहन की पहली बीवी बनने से अच्छा था कि मैं विकास की दूसरी बीवी बन जाऊं। लेकिन ये होगा कैसे? तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं आज पूरे दिन विकास के साथ थी। मैंने तय किया कि मैं आज गर्भ निरोधक नहीं लूंगी और कुछ महीनों के बाद विकास पर शादी के लिए दबाव बनाऊंगी तो वो मुझे प्रेग्नेंट देख मजबूर हो जाएगा और उसे मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। 2 सप्ताह के बाद जब मैंने खुद से अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट की तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मेरे पेट में विकास का बच्चा पल रहा था, लेकिन मैंने सब्र से काम लिया। अगर इस वक्त मैं विकास को यह बात बता देती तो वो मुझ पर बच्चा गिराने का दबाव बनाता। इसीलिए मैंने वक्त का इंतजार किया और जब मुझे लगा कि अब मामला विकास के हाथ से निकल चुका है, मैंने उसे शिमला चलने को मना लिया। मैं घर में बहाना कर एक दिन के लिए विकास के साथ शिमला पहुंच गई और तब मुझे शिमला कॉटेज में यही 112 नंबर का रूम मिला था। पूरे दिन हम लोग शिमला में घूमे और जब वापस चलने का समय हुआ तब मैंने विकास से कहा, विकास मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, अब तुम मुझसे शादी के लिए इनकार नहीं कर सकते। विकास ने बच्चा गिराने की काफी मिन्नत की, लेकिन मैंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। शिमला से घर आने के कुछ दिनों बाद तक विकास लगातार मुझे मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब उसे लगा कि मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ तो वो आलमबाग छोड़कर गायब हो गया। मैंने विकास के हर जानने वालों से उसके बारे में पता किया, लेकिन मुझे उसकी कोई खबर नहीं लग पाई। वो आलमबाग से हमेशा के लिए कहीं दूर जा चुका था। मैं बेहद घबरा गई थी। दिनों दिन मेरा पेट भारी हो रहा था। एक दिन अचानक मुझे उल्टियां शुरू हुई तो मेरी माँ मेरी इस हालत को पहचान गई। वो मुझे लेकर कमरे में गई और बोली, सच सच बता, तेरे पेट में किसका बच्चा है? मैंने माँ से झूठ बोल दिया कि ये मोहन का बच्चा है। मेरे मुंह से इतना सुनते ही मेरी माँ की सारी टेंशन दूर हो गई। वो बोली, मोहन बेहद अच्छे घर का लड़का है। उसके घर वाले तो हमारे जैसे घर में अपने बेटे का रिश्ता कभी भी न करते, इसीलिए तेरे पापा ने उसे अपने घर में रखा था ताकि वो तुझसे मोहब्बत करने लगे। इस तरह तुम मोहन की बीवी बन जाए। अब तो बैंक में
उसकी सरकारी जॉब भी लग गई है। मोहन से अच्छा लड़का तो तुझे 7 जन्मों में भी न मिल पाता। क्या तूने अपने पेट से होने की बात मोहन को बताई? मैंने कहा वो अपने गांव चला गया तो मेरी उससे कोई बात ही नहीं हो पाई। माँ ने कहा उसे अभी कॉल करके सारी बात बता और बोल कि इसी महीने वो तुझसे शादी करे। माँ का आइडिया काम कर गया और मैं बहुत बड़ी मुसीबत से बच गई। मोहन को तो पक्का यकीन था कि मेरे पेट में उसी का बच्चा पल रहा है, लेकिन मैं जानती थी कि यह मोहन का नहीं बल्कि विकास का बच्चा था। मेरे सीने में दबा यह राज ऐसा था जिसे मैं आखिरी सांस तक छुपा कर रखना चाहती थी। मोहन से शादी के बाद मैं काफी समय तक लखनऊ में ही रही। इस बीच मोहन के घर वालों ने भी मुझे अपना लिया था। 5 साल पहले मोहन ने अपनी कमाई से गौतम नगर में फ्लैट खरीदा तो मैं उसके साथ गौतम नगर आ गई। सुबह आँख खुली तो मैंने महसूस किया कि मोहन पलंग से नीचे उतरकर मेरे करीब आकर लेटे हुए हैं। मोहन आज भी मुझसे बेहद प्यार करते हैं। यह बात जानकर मैं कभी कभी खुद को बेहद खुशनसीब समझने लगती थी। हालांकि मैं भी मोहन से बहुत प्यार करती थी और यह बात भी पूरी दुनिया को मालूम था। मैंने मोहन को जगाया और फिर वो टॉयलेट में फ्रेश होने चले गए। हम तीनों ने कुल 3 दिनों तक शिमला में खूब मस्ती की। मोहन का इरादा था कि शिमला से मनाली चले, लेकिन इसी बीच मोहन के नंबर पर गौतम नगर थाने से इंस्पेक्टर अशोक का कॉल आ गया और हम लोग गौतम नगर लौट आए। शाम को ही इंस्पेक्टर अशोक हमारे ड्राइंग रूम में बैठा था और मोहन से ममता के केस के बारे में चर्चा कर रहा था। मैंने चाय टेबल पर रखा ही था कि इंस्पेक्टर ने मुझसे पूछा, क्या ममता कभी किसी काम से आपके घर आई थी? मैंने कहा नहीं, वो पड़ोस में किसी से मतलब नहीं रखती थी। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, दरअसल आप लोगों को इतना अर्जेंटली बुलाने का कारण ये था कि ममता की कॉल डिटेल से हमें पता चला है कि ममता का एक आदमी के साथ गहरा संबंध था। ममता के नंबर से सबसे ज्यादा कॉल उसी आदमी के नंबर पर की गई थी। जब पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया तो पता चला कि ये नंबर शास्त्री नगर में एक्टिव था और ममता की मौत के बाद यह नंबर स्विच ऑफ हो गया। जब हम लोग शास्त्री नगर के उसी लोकेशन पर पहुंचे तो वहां से हमें विकास नाम के एक आदमी की लाश कमरे के पंखे से लटकी मिली। साथ ही एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसे जब्त कर पुलिस ने राइटिंग एक्सपर्ट के पास भेज दिया। इंस्पेक्टर के मुंह से विकास का नाम सुनकर एक बार फिर मेरे होश उड़ चुके थे। अब मैं समझ गई थी कि उस दिन ममता को मैंने जब शास्त्री नगर में देखा था तो वह विकास से ही मिलने गई थी। तभी मोहन ने कहा, आपने हमें इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया सर? इंस्पेक्टर ने कहा, विकास के नंबर से आपके नंबर पर कॉल हुई है। इतना ही नहीं, ममता से भी आपका संपर्क था। यह बात हमें ममता के कॉल डिटेल से पता चली है। आपको इसी वक्त मेरे साथ थाने चलना होगा और मुझे आपके वो जूते भी चाहिए जो 8-9 तारीख की रात पहनकर ड्यूटी गए थे। इंस्पेक्टर की इस बात से मैं सदमे में आ गई थी। मोहन के चेहरे से भी रंग उड़ चुका था। पुलिस मोहन को थाने ले गई और मैं भी मोहन के साथ थाने पहुंच गई। शाम तक मोहन से पूछताछ होती रही। मुझे पक्का यकीन था कि मोहन बेकसूर है, लेकिन विकास और ममता से मोहन का संपर्क होने की बात तो मैं भी समझ नहीं पा रही थी। रात के 8 बजे पुलिस ने मुझे थाने में ही रोका और मोहन को लेकर मेरे घर पहुंच गई। 1 घंटे बाद ही पुलिस मोहन को थाने लाई और रात के 10 बजे हम दोनों पति पत्नी को पुलिस ने अपनी गाड़ी में बैठाया और हमारे घर पर छोड़ दिया। जाते समय इंस्पेक्टर अशोक ने मेरे पति से कहा, मोहन जी, हम आपको इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें ममता का सुसाइड नोट आपके घर से मिल चुका है और विकास का सुसाइड नोट तो पहले ही मिल चुका था। आप एक भले इंसान हैं, लेकिन जब तक जांच फाइनल नहीं हो जाता तब तक आप गौतम नगर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते।
हम आपके दिए हुए सारे सबूतों पर एक बार फिर से गौर करेंगे। याद रखिए कि जब तक ममता का केस कोर्ट में चलेगा, आपको भी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अशोक के जाने के बाद मोहन मेरे करीब आए, लेकिन मैं उनसे बेहद नाराज थी। मैंने रोहित को आवाज लगाई, वो भी बेहद घबराया हुआ था। मैंने उससे कहा कि सब ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम जाओ और बाहर से रात का खाना ले आओ, वरना ढाबा बंद हो जाएगा। रोहित के जाने के बाद मैंने मोहन से गुस्से में कहा, तुम 20 साल से मेरे साथ हो, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा पति समझती रही, लेकिन तुमने मुझसे नहीं बताया कि ममता तुम्हारी रखेल है, वरना आज तुम इतनी बड़ी मुसीबत में ना फंसते। मुझे पूरी बात बताओ कि तुम्हारा ममता और विकास से क्या रिश्ता था। मोहन ने कहा, बात 21 साल पुरानी है, तब मेरी शादी हो चुकी थी। मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था और मेरी बीवी ममता भी बीएड की तैयारी में थी। मैंने अपने घर वालों को राजी किया कि वो हम दोनों पति पत्नी को लखनऊ जाने की अनुमति दें, ताकि हम वहां रहकर अपनी अपनी तैयारियां कर सके। मेरे घर वाले काफी संपन्न थे, उन्हें भी लगा कि छोटे कस्बे में रहकर हम लोग कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मेरे पिताजी ने हमें अपने छोटे भाई के पास आलमबाग जाने की अनुमति दे दी। ममता और मैं गोरखपुर से अपनी पढ़ाई के लिए आलमबाग आ गए थे। आलमबाग में मेरे चाचा का घर था। मैं और ममता उन्हीं के यहाँ रहने लगे। मैंने नजदीक के कोचिंग में ममता का एडमिशन करवा दिया। कुछ समय बाद ही ममता अचानक गायब हो गई। उसे बहुत ढूंढा, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं लगी। इस घटना से सबसे ज्यादा मैं दुखी हुआ, क्योंकि अपनी बीवी के लखनऊ पढ़ने के लिए मैंने ही अपने घर वालों को राजी किया था। 1 साल बाद मुझे ममता के बारे में जानकारी मिली। उसने अपने कोचिंग वाले के साथ शादी कर ली थी। उसकी इस बेवफाई को जानकर भी मैंने उससे कुछ नहीं कहा। ममता के लिए विकास बिल्कुल भी सही आदमी नहीं था। मेरे घर वालों को जब ममता के लव मैरिज की बात पता चली तो उन्होंने इसका कसूरवार मुझे ही मान लिया और मुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। ममता से विकास की शादी के बाद मैंने आलमबाग छोड़ दिया और लखनऊ आकर रहने लगा। 1 साल बाद मेरी मुलाकात तुम्हारे पापा से हुई, जो मेरे गांव के ही रहने वाले थे। उनके कहने पर ही मैं तुम्हारे घर आकर रहने लगा। फिर तुमसे मेरी शादी हो गई। 15 सालों तक मेरा ममता से कोई संपर्क नहीं हुआ। 5 साल पहले जब मैं यहाँ आया तो मुझे एक दिन अचानक ममता मिली। वो विकास के साथ शास्त्री नगर में किराए के मकान में रहती थी, लेकिन दोनों के हालात बेहद बुरे थे। तब मैंने ही ममता को सामने वाला फ्लैट खरीद कर दिया, ताकि वो विकास के साथ खुशी से रह सके। एक दिन विकास घर आया भी था, तब तुम शायद मार्केट गई हुई थी। वो दीवार पर टंगी मेरी और तुम्हारी तस्वीर को निहारने लगा और फिर न जाने उसे क्या हुआ कि वो सीधे उठ खड़ा हुआ और फिर कभी इधर नहीं आया। ममता के पास भी वो केवल रात को ही आता और सुबह भोर में उठकर शास्त्री नगर चला जाता। शास्त्री नगर में ही उसका कोचिंग था। पिछले कुछ दिनों से विकास और ममता के बीच टेंशन चल रही थी। विकास ममता पर दबाव डाल रहा था कि वह यह फ्लैट बेचकर रुपये उसको दे दे, लेकिन ममता ऐसा करना नहीं चाहती थी। तुमसे नजरें बचाकर कभी कभी मैं ममता के पास जाता। 9 तारीख की रात विकास और ममता की लड़ाई हुई थी। विकास ने मुझे कॉल किया था, लेकिन जब तक मैं उसके फ्लैट पर पहुंचा तब तक ममता ने सुसाइड कर लिया था। मैंने ममता का सुसाइड नोट पढ़ा जो ममता ने मेरे लिए लिखा था और विकास को कसूरवार ठहराया था। मुझे लगा कि जब यह सुसाइड नोट पुलिस के हाथों लगेगा तो यह जानकर कि ममता मेरी पहली बीवी है, मेरी बहुत बदनामी होगी और जब यह बात तुम्हें मालूम चलेगी तो क्या होगा। इसीलिए मैंने यह सुसाइड नोट वहां से उठाया और घर आ गया। ममता मेरी बीवी थी, लेकिन मैंने उसकी मदद उसका पति होने के नाते नहीं की थी, क्योंकि उसे तो मैंने अपनी जिंदगी से तभी निकाल दिया था
जब उसने मेरी मोहब्बत का कत्ल कर विकास से शादी कर ली थी। मैंने ममता की मदद इंसानियत के नाते की थी। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं गुनहगार हूँ तो तुम मुझे जो चाहो सजा दे सकती हो। मोहन की बात सुनकर मैं कुछ न बोली और सीधे अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। मोहन ने 20 वर्षों तक मुझसे गहरा राज छुपाए रखा था, जो उसने आज मेरे सामने उजागर कर दिया। क्या मैं मोहन जितनी हिम्मत कर सकती हूँ? क्या मैं अपने गहरे राज मोहन के सामने उजागर करने की हिम्मत कर सकती हूँ, जो मैंने उससे 20 सालों तक छुपाए रखा? अगर मोहन गुनहगार था तो मैं भी गुनहगार हूँ। मैं यह सब सोच रही थी कि मोहन मेरे करीब आया और मेरे पैरों को पकड़कर रोने लगा। मैं झट से उठी और मैंने मोहन को गले लगा लिया। ममता से मेरा एक अनजान सा रिश्ता था, जो मुझे अब समझ आ रहा था। अगर वो ना होती तो शायद उसकी जगह मैं होती, और आज जो ममता के साथ हुआ वो मेरे साथ होता। विकास को उसके किए की सजा मिल चुकी थी, लेकिन ममता के बारे में मैं बिल्कुल गलत साबित हुई। काश मोहन मुझसे ममता के बारे में पहले बता देते तो शायद मैं उससे मिल लेती। कहानी से सीख: इंसान एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए सामाजिक मर्यादाओं के साथ जीना इंसान की जरूरत है। जब भी कोई इंसान इन सामाजिक मर्यादाओं को लांघने की कोशिश करता है, उसका हाल ममता और विकास जैसे ही होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया आप